हाँ, कल मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि हम लोगों को रिजर्व बांटने होते हैं, रेशो निकालना होता है, पुरानी वाली गुडविल राइट ऑफ करनी है, लॉस राइट ऑफ करने हैं। ये काम करना है हमें जब भी कोई पार्टनर क्या हो रहा हो, रिटायर। एक काम और करना है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो तो हमें रिवैल्यूएशन करना है। किसका? एसेट और। तो कल हम लोगों ने एसेट और लायबिलिटी, अब हम लोगों ने जब एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा पहले, और रिटायरमेंट तो ऑलमोस्ट हमने 2 बार पढ़ा क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म में भी ऐसे ही पढ़ लिया था जबकि आ नहीं रहा था वो, और सेकेंड टर्म में फिर वो आ रहा था तो पढ़ा और अभी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसी चीज है जो तुम सबको पता है कैसे बनता है। एंट्री में जल्दी जल्दी बोल के डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूं अच्छे अच्छे। यहां देखो मेरी तरफ, 8 नंबर का क्वेश्चन जो आता है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट सब बनाने को आएगा। कौन से क्वेश्चन में? 8 नंबर वाले क्वेश्चन में। अच्छा हाँ सॉरी, मैं बार बार पुराना पैटर्न याद रह जाता है। अब तुम्हें 40 का आएगा तो 8 का तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 या 6 का। अभी सुनो, तो 5 या 6 के क्वेश्चन में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाने को आएंगे उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कैसे बनता है। एसेट और लायबिलिटी के सिंपल रूल लगते हैं। एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो एक तरफ रिवैल्यूएशन आ जाएगा। जैसे वो बोल रहा है लैंड 10% इंक्रीज होगी, लैंड टू रिवैल्यूएशन। वो बोल रहा है मशीन 10% से डिक्रीज होगी, रिवैल्यूएशन टू मशीन। वो बोल रहा है एक 5000 की अनरिकॉर्डेड एसेट है तो एसेट को रिकॉर्ड कर लो, रिवैल्यूएशन, अरे अनरिकॉर्डेड एसेट टू। वो बोल रहा है 5000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड कर लो, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड। ये सारी एंट्री बेसिक याद है। थोड़ी अच्छी एंट्रियों की बात कर लेते हैं। ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, हर बार बोलता हूं, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू में 2 बातें हो जाएंगी। ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू अमाउंट में है कि परसेंटेज में है? पहले अमाउंट की बात करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूं फर्नीचर 5000 से ओवर वैल्यू है तो आप फर्नीचर को बढ़ाओ मत, कम कर दो, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। क्योंकि ओवर वैल्यू मतलब वो औकात से ऊपर है, उसे औकात पे लाओ, ऊपर चला गया है वो, कहां लाओ, कैसे लाओ, कम करके, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। और अगर मैं कह रहा हूं फर्नीचर अंडर वैल्यू है तो बेचारे को आपने अंडर वैल्यू मतलब उसको आपने कम आंक रखा है तो उसको उसकी सही वैल्यू पर लेकर आओ। सही वैल्यू पर लेकर आओ तो फर्नीचर टू, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो अगर कोई चीज ओवर वैल्यू हो तो उसे कम कर दो और अंडर वैल्यू हो तो उसे बढ़ा दो। बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। लेकिन अब ये चीज अगर परसेंटेज में हो तो थोड़ा ध्यान दे लो इधर। अगर मैं आपको बोलूं बैलेंस शीट में फर्नीचर है 90,000 और मैं बोलूं कि फर्नीचर अंडर वैल्यू है 10% से, तो आप 90,000 का 10% मत निकालना। अगर आप 90,000 का 10%, शुक्र ऊपर हुआ। अबे भाई खोल, ये सब खोल भाई, जो भी है डक्टिंग वक्टिंग सब खोल, मजा। अगर आपको दे रखा है कि फर्नीचर 90,000 है और वो अंडर वैल्यू है, आप 10% 90 पे अप्लाई मत करना, क्योंकि ये 90,000 ऑलरेडी 10% अंडर है, मतलब ये 90 की वैल्यू है। तो डिवाइड करो 90 से और 100 की वैल्यू निकालो, तो इंटू करो 100 से। सुनो इधर बोर्ड पे देखो, अब जब आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो 90 से 90 एक बार कट गया, 1000 को 100 से करा 1 लाख, तो मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। सानिया ध्यान देना इधर। अब ये 1 लाख का 10% अंडर वैल्यू है ना, तो 1 लाख का क्या निकालो, 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। जबकि आप डायरेक्ट अगर 90 का 10% निकालते तो 9,000। काफ़ी बार अपन ने इस चीज़ की चर्चा करी है, प्लीज़ गलती मत करना। अगर कल टेस्ट में आए, एग्जाम में आए, इसमें तो मत करना कम से कम। मतलब अगर आप 90,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 9,000। और 1 लाख का 10% निकालोगे तो 10,000। किसका निकालना है? 1 लाख। क्योंकि 90,000 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आप इससे पहले एक्चुअल पे लाओ, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कोई चीज़ 10% अंडर वैल्यू है, तो अंडर मतलब वो कम है, तो आप पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो। तो अगर आप ये चीज़ 10% कम है तो मतलब ये 90 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 100, डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करो 1 लाख, और 1 लाख का 10% निकालो 10,000। समझ गए? सुनते जाना बराबर। अब जैसे ये 10,000 आ गया, ठीक है,
खत्म। एंट्री आपको पता ही है, अंडर वैल्यू की एंट्री क्या होती है, अंडर वैल्यू है तो फर्नीचर को बढ़ा दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्या कर दो। उसी तरीके से ओवर वैल्यू की बात करते हैं। अगर आपको फर्नीचर दे रखा होता है 1,20,000 और नीचे बोला होता कि फर्नीचर जो है वो अंडर वैल्यू नहीं है, ओवर वैल्यू है 20%, तो ओवर वैल्यू मतलब वो ज़्यादा है। तो 1,20,000 यहाँ डिवाइड बाय 90 करा था क्योंकि 10% कम था, अब ये 20% ज़्यादा है, तो डिवाइड बाय इंटू, मतलब इंटू तो हमेशा किससे करना है, इंटू तो हमेशा किससे करना है, इंटू तो हमेशा, जैसे ही 100 120 से 120 एक बार कट गया, 1000 को 100 से करो और 1,00,000 का 20% 20,000, जबकि आप 1,20 का 20% लेते तो 24 आता, कितना आता, और 1,00,000 का 20% लोगे तो 20,000 आएगा, आपको 20,000 लेना है। और बाकी अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू की एंट्री आपको याद ही है, ओवर वैल्यू है तो फर्नीचर को बढ़ाएं कि कम करें, कम करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये कुछ अच्छे एडजस्टमेंट, इसको हटाओ। एक जब बड़े क्वेश्चन आए, बैलेंस शीट जैसे ही आया आपके आंखों के सामने, आप लाइबिलिटी साइड में देखो, जनरल रिजर्व दे रखा है, टिक कर लो, IFR दे रखा है, जनरल WCR दे रखा है, क्योंकि ये बांटने हैं, तो आप सबसे पहले इनको बांटने की एंट्री करोगे। और ऐसे ही एसेट साइड में गुडविल दे रखी है, टिक कर लो, इसे उड़ाना है, एडवर्टीजमेंट टिक कर लो, इसे भी उड़ाना है, P&L टिक कर लो, इसे भी उड़ाना है। तो पहले रिजर्व बांटने की एंट्री करो, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, उड़ाने की एंट्री करो, पार्टनर कैपिटल टू लॉस, जितने भी लॉस है कल बताए थे। रिवैल्यूएशन में और कौन से ट्रिकी एडजस्टमेंट है, एक बैड डेब्ट्स वाला भी आपको बहुत परेशान करता है, उसकी भी बात करते हैं। सपोज करो आपको डेटर दे रखी है 50,000, यहाँ देख लेना, बैड डेब्ट्स की सब बात इसमें बता दूंगा मैं, 5 मिनट मेरे को ध्यान से देख लो, ध्यान दे लो ना। एडजस्टमेंट नंबर 1, आपको डेटर दे रखे हैं, PBD दे रखा है और नीचे बोला है 2,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, इसकी क्या एंट्री करोगे। बैड डेब्ट्स करने की एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और बैड डेब्ट्स नॉर्मली बैड डेब्ट्स से डेटर कम हो जाते हैं, क्या कम हो जाते हैं, डेटर। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है तो आपको डेटर कम नहीं करने, आपको एंट्री करनी है बैड डेब्ट्स टू प्रोविजन। तो प्रोविजन आपका 4 में से 2 कम हो गया, खत्म, इसमें रिवैल्यूएशन का नामो निशान। तो आपने प्रोविजन को 2,000 से कम कर दिया ना, अब नई बैलेंस शीट में 4 में से 2 माइनस करके प्रोविजन कितना दिखाना, 2, बस, बाकी कोई फर्क। जब सिर्फ ये दे रखा है कि बैड डेब्ट्स कितने के हो गए, 2,000। अब अगर ये बैड डेब्ट्स 2 की जगह 5 के हो जाते तो आप क्या करोगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये तो पूरे 5 के हुए, ठीक है, सॉरी मैं पहले शायद आपको उल्टी एंट्री बोल गया। पहले वाले केस में एंट्री ये होगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू, या फिर सीधे डेटर कम कर दो, तो प्रोविजन कितने होंगे, 2,000, और 2,000 से प्रोविजन कम हो जाएंगे, यहाँ रिवैल्यूएशन कहीं भी नहीं आएगा। नई बैलेंस शीट बनाओ तो 4 में से 2 माइनस करके प्रोविजन कितना बताना, सिर्फ 2 का बताना। ये मैंने अभी केस 1 बताया। अभी केस 2, अगर बैड डेब्ट्स 5,000 के हो गए तो क्या करो, आप प्रोविजन को कम करोगे तो आप ऊपर लिखोगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट, लेकिन प्रोविजन तो 4 का ही है और बैड डेब्ट्स 5 के हो गए हैं, तो नीचे लिखो अब ऊपर 1,000 का फर्क है तो क्या खोल दो, ये हो गया केस 2। क्या हो गया, केस 1 मैंने बैड डेब्ट्स को पूरा कहां से ले लिया, प्रोविजन से। केस 2 मैंने जितना प्रोविजन से ले सकता था उतना ले लिया, 4,000, और बचे हुए से क्या खोल लिया। अब इससे भी खतरनाक केस 3, क्या, केस 3 में क्या होता ये कोई केस वेस नहीं है, क्वेश्चन में जैसे जैसे लैंग्वेज आती है तो जो मुझे याद आता जा रहा है उस हिसाब से केस बना रहा हूं मैं, कोई केस नहीं है। आपने क्वेश्चन करें, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोले वो उस हिसाब से चलना, ये तो रटना होता है, ठीक है, आपको लैंग्वेज पढ़नी है बराबर। अब अगर मैं बोल दूं बैड डेब्ट्स 5,000 है एंड न्यू प्रोविजन इज मेड
5%। मतलब 5,000 के बैड डेब्ट्स भी हो गए और आपको नया प्रोविजन भी बनाना है। तो इस केस में क्या करोगे, पहले बैड डेब्ट्स को ख़त्म करो। तो एंट्री करो प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन तो 4 का ही है, 1,000 से क्या खोलो और नीचे लिखो बैड डेब्ट्स। कितने से? ये चीज़ क्लियर है कि आपको? क्या क्लियर है? ये वही तो करा जो पहले करा था, ठीक है, ये वही करा। तो ये 5,000 में तो वही करा जो करा। अब आपने नया प्रोविजन 5% बनाया, इसकी एंट्री वापस करूंगा, ठीक है। प्राची, प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्या आएगा? है ना? तो रिवैल्यूएशन से कितना प्रोविजन बनाना है हमें? 5%, ठीक है। बता खुशी, 5% प्रोविजन बनाना है मुझे, किस अमाउंट पे बनाऊंगा बेटा? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपके डेटर 50 है, 5,000 के तो बैड डेब्ट्स हो गए, तो जो बैड डेब्ट्स हो गए उस पर प्रोविजन थोड़ी बनता है। तो 50 में से क्या हटा देना? 5, कितना बचा? 45। अब 45 पे प्रोविजन बनाना कितना? 5। तो 45 का 5% होता है 2250। तो ऊपर भी 2250 और नीचे भी। दिस इज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन। क्या यही आता है बस? इसके बाद सबसे मेन चीज आती है कैपिटल एडजस्टमेंट, वो कट ही गया। बस अब रिटायरमेंट में एक चीज याद रखना जो एडमिशन में नहीं है। क्या? आप रिटायरमेंट में जब कैपिटल अकाउंट बनाओ तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लेना बाय बैलेंस ABC, उसके बाद बाय रिजर्व, बाय WCR, बाय IFR, जो भी आ रहा है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो बाय रिवैल्यूएशन, लॉस आ रहा है तो टू रिवैल्यूएशन। गुडविल राइट ऑफ करनी है तो टू गुडविल, मतलब सारी गंदी चीजें डेबिट में, अच्छी चीजें। अब उसके बाद ABC में से अगर A रिटायर हो गया तो आप क्या करना? A का टोटल करना। A का क्रेडिट साइड का टोटल आया 1.5 लाख। कितना आया? 1.5 लाख। और डेबिट साइड का टोटल आया 1 लाख। कितना आया? 1 लाख। तो 1.5 में से 1 माइनस करके जो 50,000 बचे ना, उसे उसके लोन अकाउंट में डाल देना। कहाँ डाल देना? तो आप कैपिटल अकाउंट में लिख देना 2A's कितना। लेकिन आपको एक टेस्ट में पहले भी आपने गलती करी थी। अगर मैं बोलूं कि हमें ये पे करना है तो आप यहां पे लोन की जगह लिखना टू बैंक। फिर आप एक बार बैलेंस शीट में नजर करना कि हमारे पास बैंक में पैसा है कि नहीं। अगर बैलेंस शीट में हमारे पास बैंक में 10,000 ही है तो आप 10,000 तो बैंक से ले लेना और 40,000 का बैंक लोन दिखा देना। क्या दिखा देना? तो लायबिलिटी साइड में एक नई लायबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। फिर बोल रहा हूं, अगर वो ये बोले कि हमें 50,000 कुछ बोले ही ना, तो आप वो 50,000 कहाँ डाल देना? लोन में। अगर वो बोले पे करना है तो आप लिखना टू बैंक और पे कर देना। लेकिन पे करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन इतना तेज होना चाहिए कि आपकी बैलेंस शीट में नजर जाए। बैलेंस शीट में आप देख रहे हो यार कैश में तो 10,000 ही पड़े हैं तो ये 50 कहाँ से पे करेगा? तो 10 तो कैश में से ले लेना और 40,000 का लायबिलिटी में बैंक लोन दिखा देना। क्या दिखा देना? और अगर आपने बैंक लोन नहीं भी दिखाया तो आपकी 40,000 से बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि वो 40,000 का क्या आएगा। और अगर आपने कैश में 10,000 लिख दिया तो बैलेंस शीट 50,000 से टैली नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ 50,000 रुपये पे किए, पैसे तो है नहीं आपके पास। तो आपको, मेरा ये मानना है, अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी है अकाउंट्स तो आपको क्लिक कर जाएगा कि आप क्या भूल रहे हो? बैंक लोन। ये बात मैंने करी ए के लिए जो रिटायर हो रहा है। बी और सी के लिए कुछ भी नहीं करा। बी में क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो, जो बैलेंस बच जाए वो बैलेंस, और ये जो कैपिटल आए इसे बैलेंस शीट में दिखा देना। कहाँ दिखा देना? खत्म। दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट। ठीक है, जो मेन एडजस्टमेंट थे वो मैंने बताया, ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, प्रोविजन बनाना। बाकी एसेट 10% से बढ़ानी है, कम करनी है, ये तुम सब कर लोगे। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है मतलब कम करना है, एप्रिशिएट करना है मतलब बढ़ाना है, बना लोगे। और रिवैल्यूएशन की एंट्री में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एसेट बढ़ रही है डेबिट, कम हो रही है क्रेडिट, एक तरफ क्या आ जाएगा? लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, कम हो रही है डेबिट, एक तरफ। फिर उसकी रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग करना और उसके बाद क्या बनाना?
कैपिटल अकाउंट अगर मैं आपके सामने अभी बोलूं तो मैक्सिमम कैपिटल अकाउंट में क्या चीज आ सकती है? ओपनिंग कैपिटल, रिजर्व, WCR, IFR, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का लॉस, गुडविल, राइट ऑफ, P&L, एडवर्टीजमेंट और बैलेंस। बस ये मैक्सिमम चीजें जो कैपिटल अकाउंट में आ सकती है। कुछ ही कुछ बोल रहा है। एक्सेस प्रोविजन वाला भी केस है। एक केस ये है कि आपको दे रखा है डेटर 50,000 और प्रोविजन दे रखे 4,000, और नीचे मैं बोलूं कि प्रोविजन बनाना है 10%, तो जब आप 50,000 का 10% निकालो तो 5 आता है। कितना आता है? अभी कितना है? तो कितना और बनाना पड़ेगा? सुनते जाना, कितना? और अभी प्राची ने बोला प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है, तेज बोलो। एक जना कोई अभी प्रोविजन को डेबिट कर रहा था, वापस बोलो तो, वापस। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रोविजन। आपको प्रोविजन बनाना है 10%, 50,000 का 10% 5,000 होता है। 4 ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप कितने से बनाओगे? ये वो बात नहीं है जो कुछ ही बोल रहा है। वो बात ये है, अगर मैं 10% की जगह आपको बोलूं 5 बनाना है, तो 50,000 का 5% होता है 2.5, और ऑलरेडी 4 बना हुआ है, तो आप 1500 से प्रोविजन कम कर दो, और जो प्राची ने बोली वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि प्रोविजन कम करने की एंट्री होगी कितने से कम कर दो, क्योंकि आपको बनाना है 5%, 50,000 का 5% 2500, लेकिन ऑलरेडी कितना बना रखा है? तो 4,000 बना रखा है, बनाना 2500 है, तो 1500 से प्रोविजन कम कर दो। प्रोविजन कम करने की एंट्री प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ गए? क्लियर है एकदम? ठीक है कुछ ही। मैं डायरेक्ट कम वाली नहीं बता सकता था, पहले नॉर्मल तो बताऊं। नॉर्मल क्या होती है? 10% बनाना था, अगर 50,000 का 10% कितना होता है? 5। ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 1,000 का और बना दो। बनाने की एंट्री रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, कम करने की उल्टी हो जाएगी, प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन। कम कितने से करना है? 1500 से, तो एंट्री भी कितने से करी? वहाँ बढ़ाना कितने से था? 1000 से, तो एंट्री भी कितने से करी? मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो एंट्री हमेशा डिफरेंस अमाउंट से होगी? बिल्कुल। एंट्री ना तो मैंने 4 से करी ना 5 से करी, दोनों के डिफरेंस से करी। एक और चीज अभी याद आई, वो याद है तुम्हें? टू और बाय वाली। अगर मैं बोलूँ लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख है और नीचे बोलूँ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1 लाख, तो आप 1 लाख से बढ़ाओ। और मैं बोलूँ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख, मतलब ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग 4 है और आप उसे कितनी कर दो? 5, तो आप उसे कितने से बढ़ाना? 1 लाख से। मतलब बाय आए तो दोनों का डिफरेंस, सॉरी 2 आए तो दोनों का, और बाय आए तो सीधे ले लो। और कोई पॉइंट तुम्हें याद आ रहे हो? अच्छे। करंट अकाउंट अगर दे रखा हो, वो तो खैर डिसोल्यूशन में काम आता है ज़्यादा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर करंट अकाउंट दे रखा है तो जितनी भी एंट्री मैंने अभी तक बोली वो सब किससे होगी? मतलब आप जहाँ जहाँ कैपिटल लिख रहे हो वहाँ क्या लिखोगे? लेकिन अब आपको तो क्वेश्चन ही 5 नंबर का आएगा, तो आई एम डैम श्योर कि करंट अकाउंट नहीं बनवाएगा वो आपसे, क्योंकि वो करंट अकाउंट बनवाए, कैपिटल बनवाए, रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा, और फिर बैलेंस शीट, तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी आ जाए तो अपन ने कर रखे हैं क्वेश्चन, काफ़ी है। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी बात करी, जितने भी अच्छी चीज़ें थी। अगर आपको कोई इलस्ट्रेशन में ही डाउट हो तो वो तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। रिटायरमेंट का फोल्डर खोलना और जो इलस्ट्रेशन देखने हो, अब आपको प्रैक्टिस के लिए देखना हो तो मेरा ये मानना है 30 से लेकर 40 तक के वापस देख लेना आज, आगे के मत देखना। आगे टाइम पास कर रखा है, 30 से लेकर 40 तक के 3 वीडियो है, 3 देख लेना बस। और ये रिवीजन में जो आए हैं वो तो डायरेक्ट देख लेना, जो रिवीजन में नहीं है वो पहले रिवीजन करना और फिर देखना। हम लोग अब रिवीजन करते हैं डेथ का। डेथ में गिनती के 3 क्वेश्चन है, मैं तीनों ही बता देता हूं आपको। हाँ देखो, अब
डेथ की बात करने से पहले एक डाउट अभी एक सिमर ने पूछा, वो भी एक रह गया प्रोविजन में। अगर मैं आपको यहाँ दे दूँ डेटर और बोलूँ ये 50,000 है, और मैं बोलूँ प्रोविजन 2,500 है ना, और जो मैंने अभी बताया वो सब सेम है, बस मैं ऐसा लिख दूँ कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड एट एग्जिस्टिंग रेट। मतलब मैं तुम्हें रेट ना बताऊं अभी मैं बता रहा था ना 5, 10 रेट छुपा लूं और बोलूं एग्जिस्टिंग रेट से बनाओ, तो एग्जिस्टिंग रेट मतलब अभी प्रोविजन 2,500 था और अभी डेटर कितने थे 50,000, तो यही रेट ले लो अब 2,500 अपॉन 50,000, तो रेट 2 0 से 2 0 कट गई, और 500 की टेबल में 2505 बार आता है, तो रेट आएगी 5%। कतली ठीक है सिमर। तो अगर वो बोले एग्जिस्टिंग रेट से बनाओ तो अभी वाले प्रोविजन को ऊपर रखो, अभी वाले डेटर को नीचे रखो, और क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होती है तो इनटू 100, प्रोविजन अपॉन डेटर इनटू हप्पा। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे रेट लगानी है। कैसे? ऐसे। बढ़ू आगे। अब डेथ के अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट आता था, सुन ले भाई, एग्जीक्यूटर अकाउंट आपके कोर्स में नहीं है, आप अपने सिलेबस खोल के देख सकते हो, पहले भी बात हो चुकी है। लोन अकाउंट नहीं है तो फिर डेथ में कुछ बचा ही नहीं, तो डेथ के अंदर सिर्फ ये आएगा कि जब कोई पार्टनर मर्ज, मेरी बात सुन लो, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। पहली बात तो डेथ और रिटायरमेंट में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, रिटायरमेंट के अंदर उसने फर्म छोड़ दी और डेथ में उसने दुनिया छोड़ दी, और हमारे लिए तो वो उसी दिन दुनिया छोड़ने जैसा हो गया जिस दिन उसने, मतलब मैं जिस दिन बीसीसी छोड़ूंगा मेरे पार्टनर के लिए तो मैं उसी दिन मर, क्योंकि उनका मेरे से अब कोई अब रिश्ता नाता नहीं है। अगर मैं बीसीसी छोड़ूंगा तो कंडीशन अप्लाई। ठीक है, अब 2 मिनट यहां देखो, ये डेथ है, यहां पे भी न्यू रेशो निकलेगा जैसे यहां निकलता था। भाई प्लीज, यहां पे भी रिजर्व एंड सरप्लस बटेंगे जैसे यहां पे भी पुरानी वाली गुडविल क्या हो जाएगी जैसे। सानिया 1 मिनट मास्क हटा के गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री बोल दे। दो गुडविल, वेरी गुड। तू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करने की एंट्री बोल दे, तू बोल। फिर क्या फायदा मेरा रिवीजन कराने, तुम्हारे लिए तो करवाता हूं और तुम लोग तो कुछ गेन ही नहीं कर रहे हो। 4 बार पढ़ाओ, 5 बार पढ़ाओ, 10 बार पढ़ाओ, तुम तो वैसे ही बैठे रहते हो, मज़ा नहीं आएगा यार। तू बता दे छबलानी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करने की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू, जो उसने बोली वही तो होगी, नीचे एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। चलो छोड़ो, जो यहां होता था वो यहां होगा, रिजर्व भी बटेंगे, गुडविल भी राइट ऑफ होगी और लॉस भी। तो एक ही जैसे चैप्टर में बार बार टाइम पास क्या करना, ये चीज एडमिशन में भी होती थी, तो वो डेथ में ना ये सब चीजें नहीं पूछता। ठीक है, क्योंकि जब डेथ होगी तो मुझे भी रिजर्व मिलेगा, मुझे भी गुडविल राइट ऑफ और मेरे भी रिवैल्यूएशन करना है, तो यहाँ पे भी क्या बनता था रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे भी बनेगा। वो नई चीज पूछता है। डेथ में नया क्या होगा, जब कोई इंसान मर जाता है तो वो एग्जैक्ट 31 मार्च को नहीं मरता है, और वो एग्जैक्ट 1 अप्रैल को भी, वो बीच में से कभी भी निकल लेगा। अगर वो बीच में से कभी भी निकल लिया तो जब तक वो जिंदा था तब तक का प्रॉफिट उसे देना, जब तक वो जिंदा था। सुन रहे हो ना? तो इस केस में क्या होगा, वो जब तक जिंदा था तब तक का शेयर आपको निकालना
पड़ेगा जब तक वो जिंदा था। कैसे निकलेगा? क्योंकि P&L अकाउंट तो ईयर एंड पे बनता है, बीच में से कैसे बनाए? तो आपको एक तरीका बताया था, वो कोई भी रीजनेबल बेसिस पे उसका शेयर निकाल लेगा। किस पे? वो रीजनेबल बेसिस कुछ भी हो सकते हैं, मैं बताता हूं क्या क्या। डेथ तक का उसका शेयर है वो निकालना है। पहला रीजनेबल बेसिस हो सकता है एवरेज प्रॉफिट। 3-4 साल का एवरेज कर लो, डिवाइड बाय 4। 5 साल का एवरेज कर लो, डिवाइड बाय 5। 6 साल का एवरेज कर लो, 6, है ना। दूसरा तरीका है सेल के हिसाब से। सेल के हिसाब से कैसे? अगर पिछले साल का प्रॉफिट 3 लाख था और पिछले साल की सेल 15 लाख थी और इस साल की सेल 12 लाख है, तो मल्टीप्लाई बाय, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 5 0 5 0, 3 से 15 5 बार, और 5 से 12 लाख को काट दो। 12 लाख डिवाइड बाय 5 कर लो, 12 2 जा, ये 2,40,000 आएगा शायद। बिल्कुल 2,40,000 निकल गया प्रॉफिट। सर एक बार फिर बताओ, पिछले साल का प्रॉफिट 3 लाख था, पिछले साल की सेल 15 लाख। आपको कैसे पता? अबे ये तो पता है ना, ये तो उसके मरने के पहले, और वो जब तक मरा तब तक की सेल कितनी है? 12 लाख। तो आप उसका प्रॉफिट ले लो 3 लाख, सेल ले लो 15 लाख, ये पिछले साल की है, और इस साल की सेल 12 है। तो पिछले साल 15 लाख की सेल पे अगर वो 3 लाख कमाता था, तो इस साल 12 लाख की सेल पे वो कितना कमाएगा? 2 लाख। ठीक है मेरे बच्चों। अब वो 2,40,000 पूरा उसे मत दे देना, उसका शेयर है मान लो 2/12, तो इंटू 2/12 से 24 2 बार कटेगा, 2 2 जा 4, तो उसे कितना देना? 40,000। एंट्री नहीं बताई, अभी बता रहा हूँ एंट्री। पहले ये देख लो कि मरे हुए पार्टनर को उसका शेयर कैसे मिलेगा, या तो एवरेज के हिसाब से या सेल के हिसाब से। 2 ही तरीके हो सकते हैं। ये क्लियर हो तो आगे बढ़ूँ मैं। ये बात एक और बार बताऊँ, ये प्लीज़ देख लो, ये हैंड रेस करो किसी को समझ नहीं आया हो तो। और कोई? दूसरी बार में भी गारंटी नहीं तुझे आ जाए। इनफैक्ट मैं 4 बार भी और बता दूं तो भी कोई गारंटी नहीं है। 3 लाख, क्योंकि तुम लोग घर में पढ़ाई ही नहीं करते हो। 3 लाख प्रॉफिट था पिछले साल, और सेल पिछले साल थी 15 लाख, और इस साल पार्टनर मर गया। अब जब तक वो मरा तब तक सेल हुई थी 12 लाख की, और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि प्रॉफिट बताओ कितना हुआ है। सेल तो पता है, वो जब तक मरा तब तक सेल 12 लाख है। सर प्रॉफिट क्यों नहीं पता? प्रॉफिट साल खत्म होने के बाद पता चलता है, क्योंकि साल भर के खर्चे आएंगे, साल भर की इनकम आएगी, साल भर का P&L अकाउंट बनेगा, और फिर जाके प्रॉफिट पता चलेगा। तो हमने एक तिगड़म लगाई। पिछले साल अगर 3 लाख का प्रॉफिट 15 लाख पे होता है, तो 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 12 लाख, क्योंकि इस बार सेल 12 की हुई है। तो अगर आप 15 लाख की सेल पे 3 लाख कमाते हो, तो 12 लाख की सेल पे कितना कमाओगे? 2 लाख। ये तो आप कमाओगे, पूरा पार्टनर को थोड़ी मिलेगा, पूरा थोड़ी मिलेगा। जो उसका शेयर है 2/12, तो उसको कितना मिलेगा? तो 2,40 का 2/12 आएगा 40,000। ये हम लोगों ने निकाला। समझ आया तुझे? हाँ, एंट्री अभी बता रहा हूँ। सेल वाले में और एवरेज प्रॉफिट वाले में एक फ़र्क है। अगर मान लो आपको 3 साल की एवरेज प्रॉफिट दे रखी है, 50 40 60, तो एवरेज कैसे करोगे भाई? एवरेज करना आता सबको? ठीक है, तीनों साल का एवरेज करो, 50 40 60, 50 40, और ये कितना हुआ? और 1.5 लाख को 3। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक बच्चा करेगा, मेरे बोलने के बाद भी करोगे तुम, कल टेस्ट में दूंगा ये चीज़ में, और फिर भी करोगे। चलो बोल के दे रहा हूँ, हाँ 100% करोगे। बोलो यहाँ पे क्या गलती होगी? ये 50,000 जो एवरेज आया है, ये पूरे साल का है, इसका शेयर 2/12 है। आप इंटू 2/12 मत करना डायरेक्ट। आप पहले ये शेयर 50,000 पूरे साल का है,
इसको मंथ में कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर मान लो वो मर गया 30 जून को तो अप्रैल मई जून यहाँ करना इंटू 3/12। पहले वो प्रॉफिट कितने महीने का निकलेगा, 3 महीने का, और फिर उसमें उसका शेयर कितना आएगा, 2/12। ये चीज़ याद रखना, पहले उसका प्रॉफिट कितना निकालना, 3 मंथ का, और फिर उसको 2 महीने के लिए निकालना। अरे पार्टनर का जो शेयर है 2/12 वो बाद में लगाना, पहले उसे मंथ में कैलकुलेट करना। तो सर ये 3/12 आपने यहाँ क्यों नहीं करा, क्योंकि सुनो, ये जो 12 लाख की सेल थी ना, ये ऑलरेडी 3 महीने की थी। अगर वो जून में मरा है तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने की सेल थी, क्वेश्चन में गिवन है। तो जब सेल 3 महीने की है तो प्रॉफिट भी कितने महीने का आया है, तो आपको वापस से 3/12 नहीं करना। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट थे 1 2 3 ये पिछले साल के थे। तो जब प्रॉफिट पूरे साल भर के हैं तो एवरेज भी पूरे साल का होगा, आपको उसे 3 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 3/12 करके, और फिर उसमें जो नया पार्टनर है, पुराना पार्टनर है, उसका शेयर है 2/12। ये बात समझ में आई हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं फिर कोई और तरीके से समझाऊं। बता प्रेरणा, यहाँ पे मैंने 3/12 क्यों नहीं किया और यहाँ पे 3/12 क्यों किया? वेरी गुड, ठीक है। ये जो मैंने अभी बोला वर्ड टू वर्ड इसने वही बोला कि सेल के केस में अगर सेल 12 लाख है तो वो पूरे साल की सेल नहीं है, वो 3 महीने की सेल है। 3 महीने की सेल को बेस बनाओगे तो प्रॉफिट भी 3 महीने का ही आएगा, तो आप उसमें सीधे सीधे पार्टनर का शेयर दे सकते हो। लेकिन आप जब पूरे साल के प्रॉफिट का एवरेज करोगे तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो पूरे साल का आएगा, उसे पहले 3 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद पुराने पार्टनर को उसका शेयर देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी 2/12 होगा, ये पुराने का शेयर है, और यहाँ पे भी क्योंकि ये पुराने का शेयर है। हटाओ इसको। अब लास्ट चीज, ये नई चीज करनी है आपको, मरे हुए पार्टनर को क्या देना है, उसका शेयर। एक इंपॉर्टेंट बात कल बताना भूल गया। क्या? जब पुराना पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो अपनी गुडविल का शेयर भी लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? अगर मैं बीसीसी से रिटायर होऊंगा तो मैं अपनी गुडविल, क्योंकि 8 साल में जितने एफर्ट मेरे दोनों पार्टनर ने डाले उतने मैंने भी डाले। अब 8 साल बाद जब मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे नाम से भी बच्चे आएंगे यहाँ पर, लेकिन मैं तो हूँ नहीं, तो मेरी गुडविल का फ़ायदा मेरे पार्टनर को भी होगा। और अब मैं तो छोड़ के चला गया और मेरी गुडविल का फ़ायदा मेरे पार्टनर को हर साल होगा। तो मैं अब्देली मुर्तज़ा से बोलूँगा, प्लीज़ मुझे कुछ गुडविल पे करो, क्योंकि आपको मेरे नाम का फ़ायदा आगे आने वाले सालों में होगा। अगर वो मान जाते हैं तो वो मुझे गुडविल पे करेंगे। कितनी गुडविल पे करेंगे? अगर फर्म की गुडविल 5 लाख है, कितनी? और मेरा शेयर है 2/5, तो मुझे कितनी गुडविल मिलेगी? ये फर्म की गुडविल है 5 लाख। गुडविल कैसे निकलती है इस पे मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप पुराने बहुत सारे चैप्टरों में गुडविल निकालना जानते हो। कैसे निकलती है? एवरेज मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटल आई, कैसे भी गुडविल निकाल लेना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। और गुडविल में उसका शेयर दे देना। कितना शेयर है उसका? 2/5, तो 5 लाख का 2/5 करना, 5 से 5 कटा तो उसकी गुडविल आएगी। शब्बीर को कितनी गुडविल मिलेगी? क्या हुआ? हंसती रहती है दिन भर, ठीक है। अब ये 2 लाख की गुडविल मुझे मिलेगी याशिका, इसकी एंट्री क्या होगी? देखो एंट्री होगी, ये 2 लाख शब्बीर को मिलेंगे, तो नीचे तो आ जाएगा 2S, मतलब डिसीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मैं, या डेथ हो रही है, जो भी हो रहा है, यहाँ तो S आएगा, शब्बीर रिटायर हो गया या डेथ हो गई। ऊपर ये पैसा कौन देगा? मेरे रिमेनिंग पार्टनर। तो ऊपर आ जाएगा मुर्तज़ा डेबिट, अब्देली डेबिट। मुझे मिलेंगे 2 लाख और ये मिलेगा गेनिंग रेशो में। किस में? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। कल न्यू रेशो बताया था,
ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, न्यू माइनस ओल्ड करना। मान लो गेनिंग रेशो 1:1 आया तो 1 लाख ये एंट्री होगी। मुझे प्रॉफिट में जो मिलेंगे ना, ये प्रॉफिट में जो भी मुझे 40,000, उसकी भी एंट्री यही होगी। इसीलिए मुझे अभी याद आया, गुडविल देने की एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, और प्रॉफिट देने की एंट्री भी यही होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन सुन लो, एक ट्विस्ट है, वो एक चार्ट बनाया था, बना देते। ये देखो, आपने प्रॉफिट टिल डेथ निकाल लिया, मरने तक का प्रॉफिट कितना आया था अभी 40,000 जो भी आया कैसे निकलेगा, या तो सेल के हिसाब से या एवरेज प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट निकला उसकी एंट्री। अगर पार्टनर का रेशो चेंज हो रहा है तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, और ये एंट्री किस में होगी, गेनिंग रेशो में। और अगर पार्टनर का रेशो चेंज नहीं हो रहा तो दुआ करना रेशो चेंज ना हो, बढ़िया हो जाएगा। नीचे तो डिसीज पार्टनर आएगा शब्बीर, और ऊपर आ जाएगा P&L सस्पेंस। ठीक है, इसका लॉजिक मैंने ओरिजिनल क्लास में बताया था, अभी फालतू में इतना डीप नहीं जाना चाहता। ठीक है, आपको तो ये एंट्री याद रखनी है। अगर PSR चेंज हो रहा है तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर टू डिसीज, और अगर PSR चेंज नहीं हो रहा तो एंट्री होगी P&L सस्पेंड टू, नीचे तो डिसीज ही आएगा क्योंकि जो मर रहा है उसे मिल रहा है प्रॉफिट। ये एंट्री बता रहा हूं मैं प्रॉफिट की, गुडविल की नहीं। जो मरे हुए पार्टनर को गुडविल मिलेगी उसकी तो हमेशा क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, और किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। मरे हुए पार्टनर को क्या मिलेगी, गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर को भी गुडविल मिलेगी, उस समय भी क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। हमेशा ऊपर बली का बकरा कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर। पैसा किसको मिलेगा, रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर को, और मर रहा है तो डिसीज पार्टनर। समझ गए, ये हो गई। लेकिन अगर प्रॉफिट की एंट्री बात कर रहा हूं तो प्रॉफिट अगर रेशो चेंज हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर टू डिसीज, और रेशो चेंज नहीं हो रहा है तो P&L सस्पेंस टू डिसीज। P&L सस्पेंस क्यों खुलता है ये मैंने उस समय बताया था, अभी छोड़ो, इतना डीप जाएंगे टाइम वेस्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट डेथ एंड रिटायरमेंट। अब अगर क्वेश्चंस आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आपके पास वीडियोज है, देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस करके आना। ऑल द बेस्ट।